हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CUT UG पॉलिटिकल साइंस क्लास। आज के क्लास में हम देखेंगे कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का 5th चैप्टर जो है सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है CUT के लिए, बट ये थियोरेटिकल है। जैसा कि डिफरेंट हमने देखा है डिफरेंट चैप्टर्स इससे पहले, इसमें बहुत सारा डेटाज वगैरह दिया गया था, बट दिस चैप्टर इसमें ज़्यादा थियोरी है कि इसमें हम देखेंगे कि सिक्योरिटी में दो तरीके के नोशंस होते हैं, एक है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल, और उसमें क्या क्या वेराइटीज़ होते हैं, और फाइनली इंडिया का जो है सिक्योरिटी सिस्टम में किसे प्रेफरेंस दिया जाता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इंडियाज एजेंडा ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया, तो ये चैप्टर में थियोरेटिकल पार्ट दिया गया है, ऑफ कोर्स क्वेश्चंस उसमें भी आ सकते हैं, तो थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए कि सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। और इंडिया का सिक्योरिटी का कंसर्न्स क्या क्या है, और दो तरीके के जो सिक्योरिटीज़ हैं वो क्या हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर में। लेट्स बिगिन। तो पहली चीज़ है व्हाट इज सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स, डर से आज़ादी। ठीक है, थ्रेट्स जो होते हैं उससे फ्रीडम मिलना, यही सिक्योरिटी है। तो वो थ्रेट वो क्या है, बेसिकली विच थ्रेटन्स कोर वैल्यूज। आपके देश के जो कोर वैल्यूज को अगर कोई थ्रेट करता है तो उसे हम सिक्योरिटी थ्रेट बोलेंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं। जो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो उसे हम सिक्योरिटी थ्रेट नहीं बोलेंगे। जैसा कि नॉर्मली सोसाइटीज़ में चोरी होता है, मर्डर्स होते हैं, ओके, एक्सीडेंट्स होते हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स हैं, बट इसे हम सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर नहीं लाएंगे। अगर वो हमारे कंट्री के कोर वैल्यूज़ के ऊपर अटैक होती है तो उसे हम सिक्योरिटी थ्रेट करके मानेंगे। ठीक है, तो कैन ऑल दो सिक्योरिटी थ्रेट्स बी ब्रॉट अंडर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी? नहीं। ठीक है, तो थ्रेट्स में बेसिकली कोर वैल्यूज को अगर हम ये कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया एज ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अगर ऐसी एक चीज़ आ जाए जो इंडिया के डेमोक्रेसी को ही ख़त्म करना चाहती है प्रॉब्लम्स, तो उसे हम सिक्योरिटी थ्रेट मानेंगे। अगर ऐसे ही एक सुपर पावर या पावर है जो इंडिया के प्रेजेंस को ही ख़त्म करना चाहता है या उसे ऑक्युपाई करना चाहता है, तो उसे हम मानेंगे सिक्योरिटी थ्रेट। इवन फ्रॉम विद इन, अगर ऐसी एक बीमारी आ जाती है कि उससे बहुत लाखों लोग मारे जाएंगे, तो ऐसा है तो उसे भी हम सिक्योरिटी थ्रेट मानेंगे। तो ऐसा ये सिक्योरिटी थ्रेट में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स होते हैं इसे सब हम सिक्योरिटी थ्रेट नहीं मानेंगे, बल्कि जो से कोर वैल्यूज़ को अटैक होता है उसे हम सिक्योरिटी थ्रेट मानेंगे। ठीक है, तो डेंजरस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, और ये ऐसे थ्रेट्स होंगे जो बियॉन्ड रिपेयर अगर डैमेज करेंगे तो उसे हम सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं, अदरवाइज वी विल नॉट कंसिडर इट एज ए सिक्योरिटी थ्रेट। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था, हम इस चैप्टर में दो तरीके के सिक्योरिटी देखेंगे, कॉन्सेप्शंस ऑफ सिक्योरिटी। ये आपके लिए बहुत अहम है। इवन अब जब आप डिग्री में चले जाते हैं तो वहाँ पर भी जब सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन होगी तो ये सवाल आपको जहन में रखना होगा कि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है, तो वो क्या चीज़ है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिशनल नोशंस अगर हम देखेंगे, द ग्रेटेस्ट डेंजर इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट। तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो सिक्योरिटी का है उसमें यह माना जाता है कि सबसे बड़ा जो थ्रेट एक देश को हो सकता है वो मिलिट्री थ्रेट ही होगा। ठीक है, तो उसमें तीन बेसिक्स हैं। गवर्नमेंट ऐसे में क्या करेगी, एक सरेंडर हो जाएगी, या नहीं तो दूसरे को प्रिवेंट करेगी, स्टॉप करेगी, या अपने आप को खुद को डिफेंड करेगी। तो ये कर सकती है सरकार। एक्सक्यूज मी। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो है पॉलिसी, ये इसके बैलेंस ऑफ पावर को भी इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये आके ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का ये एक कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या करती है। तो पहली चीज़ आपको ये जानना है कि सिक्योरिटी थ्रेट में ट्रेडिशनली मिलिट्री के जो थ्रेट होते हैं उसे ज़्यादा फोकस किया जाता, और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सरकार अपनी खुद की मिलिट्री को यूज़ करती है, जिसमें उसके पास तीन तरीके होते हैं, एक सरेंडर हो जाना, या अदर साइड को स्टॉप करना, या अपने आप को डिफेंड करना, ये करती है। वो छोड़ के दूसरे अगर चीज़ें देखें तो बैलेंस ऑफ पावर, पावर को बैलेंस करना। अगर ये एक देश है तो पड़ोसी एक देश है जिससे उसे अटैक हो सकता है, प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हुए हैं, तो उसके इवज में क्या है, कंपैरेटिवली इसका मिलिट्री का स्ट्रेंथ को बढ़ाना। ओके, ये सब चीज़ें बैलेंस ऑफ पावर में आएगा कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर विद अदर कंट्रीज, स्पेशली जो करीब में हैं, जिनके साथ डिफरेंसेस हैं,
जिसके साथ ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट हो चुके हैं, एग्जाम्पल पाकिस्तान चाइना के साथ इंडिया ऑलरेडी वॉर वगैरह कर चुकी हैं, तो ऐसे में उनके कंपैरिजन में हमारे पावर्स को बढ़ाना, जिसे हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पावर। और एक कंपोनेंट भी है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में, वो है अलायंस बिल्डिंग, कि देश को अलायंसेस में ज्वाइन करना, डिफरेंट कंट्रीज के साथ अलायंस ज्वाइन करना, ताकि ऑपोजिट जो एनिमी कंट्री है या जिसके साथ प्रॉब्लम्स है उसको काउंटर करें। तो ये अलायंस बिल्डिंग भी क्या है, ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है। और फोर्थ अगर हम देखेंगे, अच्छा ये अलायंस चीज़ में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, ये अलायंसेस में जो कंट्री रहता है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हेल्पिंग अस, ओके, वो बेसिकली अपने मफाद के लिए रहेगा। तो नेशनल इंटरेस्ट के बुनियाद पर ये अलायंसेस वगैरह बनते हैं। अगर ज़माना चेंज हो जाता है, तो प्रॉब्लम्स थोड़े बदल जाते हैं, तो वहाँ पर सिक्योर उसके अंदर जो है अलायंसेस में भी चेंजेस आ जाएंगे। तो ये मेनली ट्रेडिशनल ये जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में इंटरनल सिक्योरिटी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, क्योंकि वो समझता है, ट्रेडिशनलिस्ट ये समझते हैं कि इंटरनली तो गवर्नमेंट रहती है, तो उतना बड़ा थ्रेट जैसा नहीं होगा, जो भी प्रॉब्लम्स है उसे गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। तो इसलिए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर एक्सटर्नल सिक्योरिटी के ऊपर फोकस दिया गया, और स्पेशली उसमें भी जो है मिलिट्री थ्रेट्स को फोकस दिया गया, ठीक है। और ट्रेडिशनल नोशंस में यह कहा जाता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, ठीक है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है आपको सब कंट्रोल करने के लिए। तो ये भी ट्रेडिशनल नोशन का कॉन्सेप्ट है। तो इससे हमको ये मालूम होता है, ये सवाल इसमें सीयूटी में ऐसा पूछा जा सकता है कि विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी करके सवाल पूछ सकते हैं कंपोनेंट्स में। फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पावर, ये ट्रेडिशनल नोशन का है, और अलायंस मेकिंग है, ओके, और मिलिट्री थ्रेट, ये सब चीज़ें क्या है बेसिकली ट्रेडिशनल नोशन के हैं। तो अगर इसमें दूसरी कोई चीज़ बात आती है तो आप उसे आंसर चूज कर सकते हैं। तो ऐसा आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, और नॉन ट्रेडिशनल में क्या आते हैं वो भी हम देखेंगे, ओके। अगेन गोइंग बैक हियर, सिक्योरिटी में अगर हम और देखेंगे तो इसमें इंटरनल सिक्योरिटी मोर और लेस सिक्योर्ड है। अब देखेंगे कि ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी अगर हम देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंपॉर्टेंस शुरू होती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिफरेंट कंट्रीज जंग वगैरह होने के बाद आते हैं, तो बेसिकली वहाँ पर इंटरनली उनके बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो प्रॉब्लम था तो दूसरे देशों के ऊपर प्रॉब्लम था कि क्या कहीं ना कहीं एक नया फिर से जंग आ गई तो क्या करना। तो इसीलिए उस वक्त ट्रेडिशनल नोशन में एक्सटर्नल थ्रेट को, मिलिट्री थ्रेट को ज़्यादा फोकस किया गया। इन 1945 अगर हम देखेंगे तो यूएस एंड द सोवियत यूनियन ये यूनाइट हो गए थे चीज़ों में, यानी कि इंटरनली उनका कुछ ये प्रॉब्लम नहीं था, तो कुड एक्सपेक्ट पीस विद देयर बॉर्डर्स, ठीक है। तो वहाँ पर उन लोगों ने डायरेक्टली टक्कर नहीं की, बल्कि कोल्ड वार का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग से वार हुई। तो यहाँ पर बेसिकली एक्सटर्नल थ्रेट्स के ऊपर फोकस किया गया, विद इन द कंट्री ऐसा कुछ उनको प्रॉब्लम नहीं नज़र आया। ऐसा ही अगर हम देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज़, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में भी उनका इंटरनली प्रॉब्लम्स नहीं थे, और उनको बेसिकली इसीलिए एक्सटर्नल थ्रेट्स के ऊपर फोकस किया गया। हेंस आप देख सकते हैं कि उस वक्त का जो नोशन था सिक्योरिटी का वो ट्रेडिशनल, और इसीलिए ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल थ्रेट्स के ऊपर फोकस ज़्यादा करे। तो व्हाट वर द एक्सटर्नल थ्रेट्स, ओके, पर पावरफुल कंट्रीज के लिए अगर एक्सटर्नल देखेंगे तो मेनली कोल्ड वार। तो कोल्ड वार होने से यूएस लेड का एक अलायंस बन गया था और सोवियत का एक अलायंस बन गया था, आप जानते हैं। तो इससे उनको कभी भी अटैक हो सकता है, ये एक डर था। दूसरी चीज़ ये है कि अलायंसेस, एक मिलिट्री अटैक भी हो सकता है, सोचे, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बहुत से कंट्रीज ऐसे थे जो कॉलोनी बन के थे, दे वर नॉट गेटिंग इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, तो वो पावरफुल कंट्रीज फ्रांस, ब्रिटेन, ऐसे कंट्रीज को क्या हो गया था बोले तो कहीं ना कहीं उनके कॉलोनीज से अटैक हो गया तो क्या करना। तो दो थ्रेट वहाँ पर थे, एक ये जो ब्लॉक्स में ये हो गए थे, कोल्ड वॉर के जरिए कुछ अटैक हो गया तो क्या करना। दूसरी चीज़ उनके पास ये प्रॉब्लम थी कि मिलिट्री अटैक, कॉलोनीज से कुछ अटैक हो गया तो क्या करना, कॉलोनीज के पीपल उनके खिलाफ अगर जंग छेड़ दे तो क्या करना। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कॉन्सेप्ट प्रिवाइलिंग था, उसमें मेनली मिलिट्री थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट को फोकस किया गया, ओके। और इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर इतना ज़्यादा इश्यूज उस वक्त नहीं थे, बिकॉज वो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, बिकॉज बेसिकली एक्सटर्नल थ्रेट्स ही उस वक्त मौजूद थे। अगर इंटरनली देखेंगे
अब देखेंगे कॉलोनीज को, देखो ट्रेडिशनल नोशंस में अगर इंटरनल सिक्योरिटी का अगर देखेंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जो देश आज़ाद हुए थे उनको ये मसला था, ठीक है। तो इनको सिमिलर प्रॉब्लम्स थी यूरोपियन पावर्स के साथ। तो 1940s के बाद जो देश नए नए आज़ाद हुए तो उन लोगों के पास अगर हम देखेंगे तो उनको पास प्रॉब्लम था। अब यहाँ पर इनको मसला ये है कि दीज मेंबर्स आल्सो दे बिकम मेंबर्स ऑफ द कोल्ड वॉर्स। तो बहुत सारे कंट्रीज क्या हो गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब आज़ाद होने के बाद यानी वो एक यूएसएसआर के ब्लॉक में चले गए या यूएस के ब्लॉक में चले गए। तो द कोल्ड वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ ऑल वॉर्स इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप जानते हैं कि 1945 में ख़त्म हो गया। तो ख़त्म होने के बाद जितने भी वॉर्स है उसमें उसका रीज़न कोल्ड वॉर था, यानी कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में जो लड़ाई थी कोल्ड वॉर थी। तो इससे ही बहुत सारे वॉर्स यहाँ पर हुए हैं और ये सब थर्ड वर्ल्ड में लड़े गए। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, डायरेक्टली यूएस और यूएसएसआर नहीं लड़े यहाँ पर जंग, बल्कि थर्ड वर्ल्ड में जो अभी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे जो नए आज़ाद हुए तो ऐसे देशों में वो जंग लड़ी गई थी। तो बेसिकली ये उनको प्रॉब्लम हुआ था। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जो नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज बने थे तो उनको एशिया और अफ्रीका में उनके पास क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। नंबर वन, वो ये डर रहे थे कि कहाँ ना ये जो कॉलोनियल रूलर्स ही उनको अटैक कर दे तो क्या होगा, ठीक है। जैसा कि फिलीपाइंस हो गया, श्रीलंका हो गया, इंडिया हो गया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज़ाद होते हैं। तो यहाँ पर एक उनके पर मसला था कि कॉलोनियल रूलर्स ही उनको अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये एक उनके पास एक सिक्योरिटी थ्रेट था। ओके, नॉट ओनली दैट, इवन फ्रॉम विद इन। तो देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में विद इन द कंट्री इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर हम देखेंगे एशिया और अफ्रीका में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे उनको ये मसला था ज़रूर कि नॉट ओनली फ्रॉम आउटसाइड बट विद इन भी उनका सिक्योरिटी थ्रेट था। ओके, उनका नेबर्स के साथ भी उनको कुछ मसला, नेबर भी अगर अटैक कर दे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर इशू था। तो बेसिकली न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका को सिक्योरिटी थ्रेट्स, बहुत इंटरनल थ्रेट्स भी थे, एक्सटर्नल थ्रेट्स भी थे, नेबर से भी थ्रेट था, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक मसला था एशिया और अफ्रीका के न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ के पास। इनके पास बॉर्डर इश्यूज भी थे, ठीक है, और वहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ये वगैरह भी इनके पास बड़ा मसला था। सो इंटरनली दीज न्यू स्टेट्स वरीड अबाउट द थ्रेट्स ऑफ द सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऑल्सो। जैसा कि अब इंडिया को उठा लीजिए, कश्मीर का इशू है, पंजाब का इशू है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का इशू है, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ और यूएस को कंपेयर करने से अगर हम देखेंगे तो नए जो आज़ाद होने वाले देशों के पास उनका थ्रेट्स बहुत ज़्यादा थे, बहुत एक्सटर्नल थ्रेट्स भी थे और इंटरनल थ्रेट्स भी देखा जा रहा है। तो इंटरवर्ल्ड वॉर्स भी हुए हैं, इफ़ यू कैन टेक दैट, तो दे हैव मेन मोर देन 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स जो दुनिया में हुए हैं वो सब इंटरनल वॉर्स हैं। मतलब एक देश के अंदर ही इंटरनल सिविल वॉर्स वगैरह चले हैं, जो 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ठीक है। बिटवीन 1946 और 1991 अगर हम देखेंगे, देयर वाज अ 12-fold राइज इन द नंबर ऑफ सिविल वॉर्स। तो सिविल वॉर्स जो सोसाइटी के अंदर ना, एक देश के अंदर जो होते हैं उसमें बढ़ोतरी अगर देखेंगे तो 15-fold, 12 टाइम्स, ठीक है। इट इज़ नॉट 12%, 12 टाइम्स, ठीक है, 12 गुना ज़्यादा वहाँ पर सिविल वॉर्स हुए हैं, जो 200 साल से अधिक ग्रेटेस्ट जंप है अगर 200 साल की अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो फॉर द न्यू स्टेट्स बोथ एक्सटर्नल वॉर्स भी थे और इंटरनल वॉर्स भी, तो इनके लिए बहुत बड़ा मसला था सिक्योरिटी का। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज का सिक्योरिटी में थ्रेट्स क्या थे। अच्छा, अगर हम देखेंगे सिक्योरिटी के इसमें ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में कोऑपरेशन क्या रोल प्ले करता है। ओके, ट्रेडिशनल सोसाइटी में कोऑपरेशन एक लिमिट, एक वायलेंस को लिमिट करने में काम करता है। वो कहता है कि वार मस्ट आल्सो बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ मीन्स दैट आर यूज्ड, ठीक है। जंग जो होती है वो जो मीन्स इस्तेमाल करते हैं उसे भी कम रखना चाहिए, ठीक है। आर्म्स मस्ट अवॉइड
आर्मीज मस्ट अवॉइड किलिंग और हर्टिंग नॉन कम्बेटेंट्स, ये सब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में था। तो लड़ाई होते वक्त भी मिलिट्री टू मिलिट्री लड़ाई हो, ना कि आम जनता के ऊपर कुछ उसमें मारा ना जाए। तो ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का एक कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट है। और इसमें ये भी बोला गया कि डिसआर्मामेंट करना, ओके, यानी कि आर्म्स का जो रेस है उसे छोड़ देना, डिसआर्म करना, आर्म्स कंट्रोल करना, ठीक है, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना, ये सब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का कोऑपरेटिव मेजर्स हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में मिलिट्री के साथ क्या क्या बैलेंस ऑफ पावर, ये सब चीज़ें हमने देखा, कंपोनेंट्स उसके, ठीक है, अलायंस मेकिंग वगैरह। ऐसा ही ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में अगर कोऑपरेशन का काम देखेंगे तो इसमें ये सब आ जाएगा, डिसआर्मामेंट हो गया, आर्म्स कंट्रोल हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गया, ये सब। इसके मिसालें अगर हम देखेंगे तो 1972 में बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन चलता है, 1992 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन चलता है। तो ये सब ईयर्स और कन्वेंशंस का नाम याद रखें, जिसमें बेसिकली सुपर पावर्स जो थे यूएस और यूएसएसआर दोनों इसमें पार्ट लेते हैं। और ये क्या करता है, इट बैंड द प्रोडक्शन एंड पोसेशन ऑफ दिस वेपन्स। तो केमिकल वेपन्स को, बायोलॉजिकल वेपन्स को प्रोडक्शन करना और उसे रखना अपने साथ, इसे क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया, ठीक है। ये ईयर्स आप याद रख लीजिए। BWC का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, और CWC का मतलब क्या है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। और ये कौन से साल में हुए थे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, CUT के लिए एक सवाल आ सकता है, ठीक है। और मोर देन 155 कंट्री स्टेट्स एक्सीडेड टू द BWC, और 181 स्टेट्स जो है CWC में ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग थिंग यह है कि जहां ये इवन ग्लोबल पावर्स इसमें ज्वाइन कर लेते, यूएस और यूएसएसआर, ये कन्वेंशंस में साइन किए, बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, केमिकल वेपन्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये देश न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ने में तैयार नहीं थे, ठीक है। दे डिड नॉट वांट टू गिव अप द थर्ड टाइप ऑफ वेपन्स, जो था न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो इसमें इन लोगों ने हम इसे नहीं रखेंगे करके साइन नहीं करे, इसीलिए आज देख सकते हैं कि दुनिया भर में न्यूक्लियर वेपन्स पाए जाते हैं। वेरएस ये जो BWC और CWC के जरिए मोस्टली बायोलॉजिकल और केमिकली वेपन्स जो है खत्म कर चुके हैं। तो अब देखेंगे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के हिस्से में आर्म्स कंट्रोल। तो ये भी एक अहम एक मुद्दा है आर्म्स कंट्रोल का। मैं जैसा कि बोला कि इसमें कोऑपरेशन का हिस्सा है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। रेगुलेट्स द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स। व्हाट इज आर्म्स कंट्रोल? ओके, ये एक सवाल आ सकता है आपके इसमें कि डैश रेगुलेट्स द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स। ऑप्शन में आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट, अलग अलग तरीके के लफ्ज वहाँ पर दे सकते हैं। सही आंसर है आर्म्स कंट्रोल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी एक साइन हुआ था 1972 में। देख सकते हैं जो राइवल्स थे यूएसएसआर यूएसएसआर, इन दोनों के बीच में साइन होता है। इसमें ये बोला गया कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये न्यूक्लियर वेपन्स ये रहते हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक करने नहीं करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल करके यूएस और यूएसएसआर ने साइन करते हैं। ये होता है 1972 में। और ऐसा ही SALT II, ठीक है, और स्टार्ट, ये ट्रीटीज भी साइंस होते हैं बेसिकली आर्म्स कंट्रोल करने के लिए। किन के बीच में? यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SALT II? अगर देखेंगे स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी 2, ठीक है। और स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो ये सब आप याद रखे हैं तो ये जरूर आपको सवाल में आ सकता है। इन किन के बीच में ये साइन हुआ था ये ट्रीटी, ये भी आपको याद रखना चाहिए, सवाल इसमें आ सकता है। नेक्स्ट है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये एक इंटरेस्टिंग ट्रीटी है जिसमें इंडिया ने साइन नहीं किया। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। 1968 में साइन होता है। इसने ये कहा कि ऑलरेडी जो कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रहेंगे, इन नए कंट्रीज को क्या नहीं करना है, न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं करेंगे, देश उनको स्टॉप कर दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली ये नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT जो कहते हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करना नहीं चाहता था बल्कि उसे लिमिट करना चाहता था। उसने एक टाइम फ्रेम रख दिया कि 1967 से पहले जो देश के पास वेपन्स थे न्यूक्लियर वेपन्स वो अपने पास रखेंगे, लेकिन नए देश जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाएंगे नहीं। उनको स्टॉप करने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आया गया, ठीक है। तो ये इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम था NPT में कि इट अलाउड देम टू कीप देयर वेपन्स एंड दोज दैट हैड नॉट डन सो फार दे हैव टू गिव अप द राइट टू अक्वायर देम।
तो अपना हक नहीं होगा। तो बेसिकली इंडिया ने इसमें साइन नहीं करा, बहुत सारे कंट्रीज को क्या कर दिए बेसिकली इसमें ये एनपीटी में साइन करा दिया। अब इसमें एक बड़ा इशू ये है कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म नहीं किया, ठीक है, जो ऑलरेडी बना चुके हैं उनके पास उसे आर्सेनल को ख़त्म नहीं किया। सो डिड नॉट अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स बट इट जस्ट लिमिटेड द नंबर ऑफ कंट्रीज दैट हैव देम, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का और एक हिस्सा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग ऑल्सो ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। तो ये सब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी है कि देश के बीच में लड़ाई झगड़ा को स्टॉप करने के लिए क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी है जो अब तक हमने देखा, ये था ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, जिसके कंपोनेंट्स देखे हम, और इसमें मेनली एक्सटर्नल थ्रेट्स को देखा जाता। और अगर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को अगर देखें तो वहाँ पर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल सिक्योरिटी दो भी प्रॉब्लम्स वहाँ पर आए थे, और उसे सॉल्व करने में कोऑपरेशन को कैसा इस्तेमाल किया जाता, आर्म्स कंट्रोल और बहुत सारे ट्रीटीज को हमने देखा। तो ये एक पार्ट ऑफ दी चैप्टर है। दूसरा है नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी में सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि मिलिट्री से आगे सोचा जाता, ठीक है। तो वहाँ पर जैसा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में बोला गया कि मिलिट्री थ्रेट्स ही बहुत अहम है, यहाँ पर मिलिट्री थ्रेट्स से भी और ज़्यादा, जैसा कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म चैलेंज करते, ये सब चीज़ें भी नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में बात की गई। नॉट जस्ट द स्टेट बट ऑल्सो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज और इंडिड ऑफ ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। इंस्टेड ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी को अगर थ्रेट है तो उसे भी क्या किया गया, सिक्योरिटी थ्रेट के अंडर में लाया गया। तो बेसिकली ट्रेडिशनल इसमें स्टेट को जो थ्रेट थे उसे सिक्योरिटी थ्रेट माना गया, whereas नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ह्यूमन बीइंग्स को अगर कुछ थ्रेट है तो उसे भी सिक्योरिटी थ्रेट करके माना गया। तो ये नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी को ह्यूमन सिक्योरिटी भी बोला जाता है, ग्लोबल सिक्योरिटी भी बोला जा सकता है। तो ये सवाल सीयूटी में आने का चांसेस है कि विच नोशन ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड एज ह्यूमन सिक्योरिटी या ग्लोबल सिक्योरिटी। तो इसका आंसर है नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल को ज्यादा फोकस किया गया ना कि स्टेट में। अगर ड्यूरिंग द लास्ट 100 ईयर्स में अगर देखें, अच्छा ये क्यों जरूरी है, आप सोच सकते हैं कि ये क्या जरूरी है। अगर हम देखेंगे 100 साल का हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो इसमें जो देश के बीच में लड़ाई झगड़ा में जो लोग मारे गए उससे ज्यादा लोग अपने खुद के गवर्नमेंट से मारे गए हैं, यानी कि इंटरनल थ्रेट, ओके, नॉट बिकॉज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट्स फाइटिंग, बट एक देश के अंदर खुद की गवर्नमेंट ही लोगों को मारी है। 100 साल में अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग खुद की गवर्नमेंट से मारे गए हैं। तो यहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेट से ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। और दूसरा हंगर, डिसीजेस, नेचुरल डिजास्टर, ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें नॉन ट्रेडिशनल नोशन में आ जाती है। फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर, नॉट जस्ट फ्रीडम फॉर फियर बट फ्रीडम फ्रॉम वांट का भी यहाँ पर बात किया गया। और ये ग्लोबल सिक्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट है 1990s से आगे बढ़ के आया है एमर्ज, स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग में सब देश अफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में सोचा भी नहीं गया था, नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में ये देखा जाता है। तो बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में स्टेट से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग्स के एग्जिस्टेंस के ऊपर फोकस किया गया, और वहाँ पर नॉट सिर्फ मिलिट्री का थ्रेट ही नहीं देखा गया बल्कि विद इन द कंट्री जो प्रॉब्लम्स है उसे भी देखा गया। और डिसीजेस, ये चीज़ों को भी सिक्योरिटी थ्रेट करके माना गया। जैसा कि बड़े बड़ी जो डिसीजेस हैं, HIV एड्स हो गया या कोविड-19 अब जो लेटेस्ट आके गया, तो ऐसे जो चीज़ें हैं जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर सकते हैं उसे भी सिक्योरिटी थ्रेट करके माना गया नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में। अगर न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स अगर देखेंगे नॉन ट्रेडिशनल इसमें, तो टेररिज्म ये एक मसला है, ये बेसिकली ज़्यादा हो गया 1990s के बाद, बहुत ज़्यादा हो गया। तो बेसिकली इसे भी आके एक थ्रेट माना जाता, सिक्योरिटी थ्रेट इन दी नॉन ट्रेडिशनल नोशन। देन ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ठीक है, इसे भी सिक्योरिटी थ्रेट करके माना जाता है। ये सब आप देख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह नॉन ट्रेडिशनल इसमें नहीं बोला गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका वायलेशन होना, वहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स में पॉलिटिकल राइट्स आएंगे, इकोनॉमिक सोशल राइट्स आएंगे, राइट्स ऑफ द कॉलोनाइज्ड पीपल, एथनिक और इंडिजिनस पीपल आएंगे। तो ये सब अगर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, वायलेट हो रहे हैं, तो उसे भी सिक्योरिटी थ्रेट माना जाएगा। ग्लोबल पॉवर्टी,
ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट करके माना जाएगा, बिकॉज देख सकते हैं कि ग्लोबल पॉवर्टी जहां पर है वहां पर वॉर्स ज्यादा होते हैं, जहां पर गुर्बत है, जहां पर गरीबी ज्यादा है, वहां पर जंग ज्यादा होते हैं, लोग भी ज्यादा मरते हैं। अगर देखेंगे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया में कहां पर होते हैं, तो ये सब सहारन अफ्रीका में होते हैं, जो सहारा डेजर्ट जो है सब सहारन अफ्रीका रीजियन में ये होते हैं, और ये पुअरेस्ट रीजियन भी है, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉवर्टी और आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट और लोग मरना ये सब मिले हुए चीजें हैं, तो इसीलिए ग्लोबल पॉवर्टी को भी एक सिक्योरिटी थ्रेट करके देखा जाता है न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट में। ओके, थ्रेट्स में दिस इज अ नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। पॉवर्टी इन द साउथ, सी दुनिया को अगर हम नॉर्थ साउथ करके देख लेंगे तो बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा जाते हैं, ग्लोबल नॉर्थ में, तो पुअर कंट्रीज ग्लोबल साउथ में है। तो बहुत सारे साउथ से लोग क्या करते हैं, नॉर्थ को ट्रैवल करके बेसिकली जाते हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स, माइग्रेशन भी एक सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, ठीक है। तो लोग बेसिकली एक देश से और एक देश को जाते हैं तो उससे मसला नहीं है, वीज़ा वगैरह लेके जाने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इलीगल माइग्रेंट वगैरह हो जाते हैं तो ये सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। तो अब ये बड़ा मसला हो गया है दुनिया भर में। फ्रॉम 1990 टू 1995 अगर देखेंगे तो 70 स्टेट्स वर इन्वॉल्व इन 93 वॉर्स। देखेंगे सिर्फ 5 साल में। इंटरेस्टिंग पॉइंट अब याद रखें कि सोवियत यूनियन खत्म होने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद सिर्फ 5 सालों के अंदर क्या हुआ है, देखो 93 वॉर्स हैव बीन फॉट और 55 लाख लोग मारे गए हैं। सच अ बिग नंबर, 55 lakh people were killed after the disintegration of Soviet Union in between 1990 and 1995 दुनिया भर में, ठीक है। तो ये एक मसला हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, ये सब कम्युनिटीज, ये सब लोग माइग्रेट करके जाना शुरू है, और माइग्रेशन बेसिकली एक थ्रेट हो गया था डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। हेल्थ एपिडेमिक्स को भी सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है, जैसा कि फ्लू, बर्ड फ्लू हो गया, HIV एड्स हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। बिकॉज ये माइग्रेशन से बिजनेस, टूरिज्म, मिलिट्री ऑपरेशन से ये बढ़ता है, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डज नॉट मीन दैट वी कैन इंक्लूड एनी काइंड ऑफ डिसीज। अच्छा, इसमें एक डिसीज में सब चीजें इन्वॉल्व कर लेंगे क्या सिक्योरिटी थ्रेट में, बोले तो हरगिज नहीं। बिकॉज ऐसे डिजीजेस जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर सकते हैं, ओके, तो उसे हम सिक्योरिटी थ्रेट करके मानेंगे, ना कि छोटे डिजीजेस को उसमें नहीं लाएंगे, ठीक है। इट शुड बी थ्रेटनिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट, ठीक है। जहां पर जिसे इफेक्ट हो रहा है उसे खत्म ही कर देगा, वो देश को खत्म कर देगा, लाखों लोगों को मार देगा, तो उसे हम सिक्योरिटी थ्रेट में लाएंगे, वो हेल्थ प्रॉब्लम को, ठीक है। अगर हम 1994 की बात करेंगे तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसमें से एक सवाल आ सकता है। रवांडा में 2 ट्राइब्स के बीच में लड़ाई हुई थी, टूटसी और हुटू। तो ये 2 ट्राइबल कम्युनिटीज रवांडा के अंदर विद इन फ्यू वीक्स क्या करें ये लोग, तकरीबन 5 लाख टूटसी ट्राइब के लोगों को कत्ले आम कर दिया गया था राइवल हुटी ट्राइब से। ये 1994 में होता है, ठीक है। तो 2 ट्राइब्स के बीच में इशू, तो आप देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में इंटरनल सिक्योरिटी की बात ही नहीं थी, प्रॉब्लम ही उन लोगों ने नहीं देखा था, ऐसा कुछ नहीं है करके बोला, बिकॉज मेनली फोकस ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन ये थर्ड वर्ल्ड के ऊपर अगर हम देखेंगे, नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स में सिक्योरिटी थ्रेट में इंटरनल वॉर्स, ये ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में जो लड़ाई हुई, और इसमें देखेंगे सिर्फ 1 साल के अंदर, फ्यू वीक्स के अंदर 5 लाख लोगों को एक ट्राइब ने, टूटसी ट्राइब को बेसिकली ये हुटी ट्राइब ने मार दिया। तो ये सब सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। नेक्स्ट आएंगे कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। अच्छा, अब यहाँ पर आता है, वहाँ पर भी मैंने बोला था आपको ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, इसमें भी कोऑपरेशन कैसा होता है, और नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी में भी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी बात किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर कोऑपरेशन ये है कि इट रिक्वायर्स कोऑपरेशन मोर देन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, यानी कि ये जो नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, डिजीजेस हो गए, ठीक है, और विद इन द ट्राइब्स कंट्री के अंदर प्रॉब्लम्स हो गए, तो ये प्रॉब्लम्स को ट्राइब्स के बीच में इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अब मणिपुर में, मिजोरम, मणिपुर में वगैरह जो इशू हो रहा है इंडिया में, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोऑपरेशन ज़रूरी है, मिलिट्री कन्फ्रंटेशन से भी ज़्यादा। तो लोगों को बुला के सॉल्व करना पड़ेगा। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू सी व्हाट फोर्स वुड डू।
तो बेसिकली ऐसे जो इश्यूज हैं नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, जैसा कि पॉवर्टी है, माइग्रेशन को स्टॉप करना है, रेफ्यूजी मूवमेंट को कंट्रोल करना है, एपिडेमिक्स को स्टॉप करना है, ये सब चीज़ों को मिलिट्री क्या करेगी? तो बेसिकली ये कोऑपरेशन से हो सकता है, और कोऑपरेशन ये बहुत मोर इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है देन इसे मिलिट्री को इस्तेमाल करने से, क्योंकि मिलिट्री प्रॉब्लम को और बढ़ा भी दे सकती है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोऑपरेशन कैन बी बाइलेटरल। ये कोऑपरेशन कैसा हो सकता है? दो देश के बीच में हो सकता है, ठीक है, रीजनल हो सकता है, कॉन्टिनेंटल हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है, ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ वेराइटी ऑफ अदर प्लेयर्स एज वेल। ठीक है, तो इंटरनेशनल ये भी आ सकता है इसमें, अगर देखेंगे नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस कॉर्पोरेशंस, ग्रेट पर्सनालिटीज, ये सब चीज़ें भी कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के हिस्से में आएंगे। ओके, दे इन्वॉल्व यूज ऑफ फोर्स। अच्छा, ये जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी है इसमें क्या यूज ऑफ फोर्स आएगा? जरूर आएगा, लेकिन लास्ट रिसोर्ट में। यहाँ पर शुरुआत में ही मिलिट्री को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि लास्ट रिसोर्ट में अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है तो यहाँ पर सिक्योरिटी में ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में भी मिलिट्री का इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ के साथ हम समझते हैं कि नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ट्रेडिशनल इसमें स्टेट को फोकस दिया गया सिक्योरिटी नोशंस में, नॉन ट्रेडिशनल में ह्यूमन बीइंग्स को फोकस किया गया, और इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर भी बात की गई, और कोऑपरेशन के ऊपर ज़्यादा बातचीत हुई है। ठीक है, फोकस ज़्यादा किया गया। तो इसमें से आपको सवालात आ सकते हैं। अब देखेंगे इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी क्या है। तो इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 4 ब्रॉड कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 है स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेसिटी। तो हमारी मिलिट्री कैपेसिटी को बढ़ाना है, ये पहला हमारा स्ट्रैटेजी है हमारे देश की सिक्योरिटी को स्ट्रांग करने। दूसरा कंपोनेंट जो है स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो हमारा देश ठीक से ये सिक्योर रहने के लिए इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स है, इंटरनेशनल लॉज है, इंटरनेशनल बॉडीज है, उसे स्ट्रांग करना, ये भी इंडिया का स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जैसा कि यूएन को स्ट्रांग करो, ओके, इंटरनेशनल लॉज है, ऐसे ही बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसे स्ट्रांग करने के लिए इंडिया काम करता है। ये हमारा सेकेंड कंपोनेंट है। तीसरा जो कंपोनेंट है इंडिया का सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में, वो है सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री को एक हैंडल करना। अब देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर विद इन द कंट्री भी बहुत सारे सिक्योरिटी थ्रेट्स है। नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, इसमें जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसे कश्मीर में हम प्रॉब्लम देख सकते हैं, और पंजाब में खालिस्तान का प्रॉब्लम, तो ऐसा, और नक्सलाइट्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, आंध्रा में, उड़ीसा में, झारखंड में, तो ये सब प्रॉब्लम्स, मायूस का प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सब प्रॉब्लम्स को हैंडल करना, ये हमारा थर्ड कंपोनेंट है, चैलेंजेस विद इन द कंट्री को ये करना। और लास्टली फोर्थ जो कंपोनेंट है हमारा सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में, वो है इंडिया टू डेवलप इट्स इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करे। बिकॉज ये कैसा इसके साथ कनेक्टेड है, आप सोच सकते हैं सिक्योरिटी के साथ इकोनॉमी का कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। अगर इकोनॉमी अच्छी रहेगी, अगर पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, तो बेसिकली पॉवर्टी ख़त्म होने से लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है, विद इन द कंट्री जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। अगर पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट रहेगा लोगों के पास, तो ये जो तनाव है कम्युनिटीज़ के बीच में, ये माओइस्ट, ये नक्सलाइट्स, ये जो पार्टीशन ये वगैरह का बात करते हैं लोग, जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन खालिस्तानी, ऐसे बहुत सारी जो है, ये सब खत्म हो जाएंगी। तो इकोनॉमी को स्ट्रांग करना, ये भी इंडिया का स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सो दैट्स अ डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल आइडियल। ठीक है, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बट डेमोक्रेसी इज ऑल्सो इज वे टू प्रोवाइड ग्रेटर सिक्योरिटी। तो इस एंगल में भी हमको डेमोक्रेसी को देखना चाहिए कि डेमोक्रेसी जब लोगों की तरफ से आती है, सरकार लोगों के लिए काम करेगी, तो इकोनॉमी अच्छी होगी, और लोगों के बीच में पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी, तो लड़ाई झगड़ा ये सब खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ग्रेटर सिक्योरिटी। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। होप यू अंडरस्टूड दिस। और ये थियोरेटिकल चैप्टर था, आप ये वीडियो को 2-3 मरतबा देखिए और नोट्स ले लीजिए कि नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी क्या है और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी क्या है, और जो ट्रीटीज वगैरह मैंने बोला वो कौन से साल में हुए, उसका अब्रीविएशन आप याद रखें। और ये नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स में जो चीज़ें बोली गई है उसे भी आप नोट ले लें। थैंक यू वेरी मच।